हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से टेक्निकल गुरुकुल में स्वागत है। मैं राकेश कुमार आप लोगों को आरसीसी पढ़ा रहा हूं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा हुआ था सिलेबस के बारे में। हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया हुआ था। हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ था कि कौन कौन से हमारे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये हमारा क्या है, आरसीसी का सिलेबस है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिलेबस था, यानी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन सारी के बारे में सिलेबस में डिटेल में बारे में बात किया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं आज हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी परिचय, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसमें हम कौन कौन से कंटेंट को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय के अंदर हम 4 टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्स्ड। ये आरएफ को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, रेनफोर्स्ड को शॉर्ट में आरएफ लिखते हैं। ठीक है, तो ये रेनफोर्स्ड है। सीमेंट कंक्रीट यानी आरसीसी। फिर रेनफोर्स्ड मटेरियल, रेनफोर्स्ड मटेरियल में हम क्या पढ़ेंगे कि सुटेबिलिटी ऑफ स्टील, यानी स्टील क्यों सुटेबल है कंक्रीट में, हम और मटेरियल को क्यों यूज़ नहीं करते एज रेनफोर्स्ड मटेरियल। फिर हम थर्ड टॉपिक जो इसमें पढ़ने वाले हैं, सब टॉपिक, वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ने वाले हैं HYSD स्टील बार, यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। फिर TMT बार के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फोर्थ जो लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875। IS कोड जो हमारा भार के लिए जो IS कोड होता है वो 875 होता है। इसके अनुसार विभिन्न प्रकार के भार को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बच्चे किसकी बात करेंगे, हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, यानी आरसीसी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम आरसीसी को क्यों यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम देखने वाले हैं, हमने कहा था कि सबसे पहले हमें कंक्रीट को समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हमने कहा बच्चे कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है बच्चों, तो हम किसके बारे में देखने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बच्चे बात करने वाले हैं कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सबसे पहले बात करें सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट। ठीक है बच्चे, सीमेंट कंक्रीट। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम बात करें कि कंक्रीट क्या होती है, तो हम कहेंगे कंक्रीट सीमेंट सैंड यानी बालू, ग्रेवल पानी का मिश्रण होता है। हमने क्या कहा कि सीमेंट कंक्रीट क्या है, सीमेंट, बालू, ग्रेवल और पानी, यानी अगर हम इसको कहें कि सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस वाटर, इन सभी को अगर हम बच्चे मिला दें तो हम इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कह रहे हैं सीमेंट कंक्रीट। हम क्या कह रहे हैं, सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट में क्या मिला हुआ है, सीमेंट हम लिए हुए हैं। इस सीमेंट की जगह लाइम, अगर चूना मिला हुआ है तो हम क्या कहेंगे, लाइम कंक्रीट। इसी में अगर मिला हुआ है क्या, मड, यानी
मिट्टी, चिकनी मिट्टी मिली हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, मड या गारा कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात करने वाले हैं, हम पूरे सिलेबस में सीमेंट कंक्रीट की बात करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट में हमने देखा कि कंक्रीट क्या है, सीमेंट की, बालू की, ग्रेवल, पानी का मिश्रण होता है, यानी सीमेंट प्लस सैंड प्लस ग्रेवल प्लस वाटर, इनका मिक्सचर अगर मिला दिया जाए तो क्या है, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सीमेंट कंक्रीट। ठीक है बच्चे, तो सीमेंट कंक्रीट में बच्चे हम जानते हैं कि जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट, ठीक है बच्चे, कंक्रीट क्या होता है कि कंक्रीट किस में अच्छा होता है, तनन में कमजोर होता है, ठीक है, और किस में मजबूत होता है, यानी ये संपीड़न में मजबूत होता है। बच्चे हमने क्या देखा कि तनन में कमजोर होता है, यानी तनन का मतलब क्या है, टेंशन, टेंशन यानी जब कंक्रीट को ताना जाता है, खींचा जाता है तो उसमें हमारी कंक्रीट क्या होती है, कमजोर पड़ जाती है। लेकिन अगर कंप्रेशन यानी संपीड़न अगर बात करें क्या, कंप्रेशन में, तो क्या होती है, मजबूत यानी स्ट्रांग होती है, अच्छी होती है। ठीक है बच्चे, तो हमने ये देखा कि कंक्रीट में कमी एक होती है, वो कमी क्या है कि ये तनन में कमजोर होती है। ठीक है, यानी तनन में कमजोर होने का मतलब बच्चे कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर कंक्रीट की है तो वो तनन में कमजोर होने का मतलब क्या है कि कंक्रीट क्या है, एक भंगुर पदार्थ है। हमने बताया था कंक्रीट, कंक्रीट भंगुर या इसी को ब्रिटल पदार्थ है। ठीक है, कंक्रीट कैसा है, भंगुर या ब्रिटल पदार्थ है, ये अचानक टूट जाता है। ब्रिटल का मतलब क्या है, अचानक, अचानक टूटना। कैसा होगा बच्चे, ये अचानक टूट जाएगा। और ये हमें क्या होगा, अचानक टूटने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि जो कंक्रीट है वो बिना वार्निंग के दिए, ये क्या होगा, बिना वार्निंग दिए, बिना पूर्व चेतावनी कंक्रीट अचानक टूट जाती है। ठीक है बच्चे, हमने क्या कहा कि बिना पूर्व चेतावनी क्या होती है, बिना पूर्व चेतावनी यानी वार्निंग के कंक्रीट अचानक क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, यानी अगर अचानक टूट जाएगी बच्चे, अगर अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, तब तो जो घर के अंदर है वो तो मर जाएगा, बिल्कुल कोलैप्स हो जाएगा। यानी हमें इतना टाइम मिल जाए, हमें पर्याप्त टाइम मिल जाए घर से बाहर निकलने का कि अगर भूकंप भी आए तो हमें क्या करे, बिल्डिंग एक बार हमें इतना टाइम तो दे कम से कम कि हम अपने बिल्डिंग से यानी घर से, अपने जो भी है रेसिडेंशियल, हम अपने घर से बाहर निकल आएँ, या कॉम्प्लेक्स है या ऑफिस है, वहाँ से हम क्या करें, बाहर निकल पाएँ। इतना हमें क्या होना चाहिए, टाइम हमारी क्या कंक्रीट देती है। ठीक है, तो या इतना अगर नहीं दे पा रही है यानी पर्याप्त टाइम, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि अगर टाइम उतना नहीं दे रही है तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो ड्रॉबैक है, जो कमी है, रेनफोर्समेंट हम करने की इसमें ज़रूरत है। कैसे, इसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, इसमें हम किसके यूज़ करने वाले हैं, रेनफोर्स्ड का हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यानी सरिया का। ठीक है बच्चे, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हम सरिया को जब यूज़ करते हैं, जैसे हमने क्या कहा यहाँ पे, जैसे रेनफोर्स्ड, रेनफोर्स्ड
सीमेंट कंक्रीट। ठीक है बच्चे, तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का मतलब क्या है बच्चे? हमने कहा इसको हम अगर तोड़ना चाहें तो क्या कहेंगे? एक तो पार्ट हो गया कंक्रीट और एक क्या हो गया? रेनफोर्समेंट। ठीक है, कंक्रीट हमने देखा और रेनफोर्स्ड क्या है? रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है? स्टील से है। ठीक है, जिसको हम लोग सरिया बोलते हैं। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करने वाले हैं, इस जो हमारा रेनफोर्स्ड है इसको कंक्रीट में मिलाने वाले हैं, क्योंकि रेनफोर्स्ड प्लस सीमेंट कंक्रीट यानी क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? कंक्रीट का और रेनफोर्समेंट का। ठीक है, जब हम करेंगे यानी कंक्रीट के अंदर एक क्या है? ड्रॉबैक है, कमी है कि ये भंगुर है, ये ब्रिटिल नेचर में है, ये तुरंत टूट जाता है, ये तनन में अच्छा नहीं होता है। रेनफोर्स तनन में अच्छा होता है, ये कंक्रीट की कमी को क्या करता है? पूरा कर लेता है। और बच्चे जैसे हम एक स्ट्रक्चर, एक एग्जाम्पल उदाहरण के थ्रू अगर हम यहाँ पे समझें, एक उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा, कि जैसे ये हमारा क्या है बच्चे? ये हमारा कोई स्ट्रक्चर है, लेट अस सपोज ये हमारा क्या है? कोई बीम है, बीम है ये। अब इस बीम पे यूडीएल फोर्स क्या है? लगा हुआ है, यूडीएल लोड लगा हुआ है W किलो न्यूटन का। अब इस लोड के कारण इसमें क्या होंगे? स्ट्रेस जनरेट होगा। तो अगर हम इसका क्या बनाएं, अगर स्ट्रेस प्रोफाइल बनाएं तो कुछ किस तरीके से बनेगा? कुछ इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है बच्चे, इस तरीके से ये हमारा क्या होगा? स्ट्रेस प्रोफाइल बनने वाला है। हम जानते हैं कि इसके बीच में क्या होता है? मिड में न्यूट्रल एक्सिस, ये हम जानते हैं। न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस के अगर स्ट्रेस को देखा जाए तो बच्चे, तो स्ट्रेस कहाँ सबसे ज़्यादा है? न्यूट्रल एक्सिस पे मिनिमम है, यानी इसके टॉप और बॉटम पे क्या है? स्ट्रेस ज़्यादा है, और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है? जीरो है या मिनिमम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि ये बच्चे क्या हो गया? यहाँ पे अगर हम बात करें, ये स्ट्रेस डायग्राम अगर हम देखें तो ये कैसा आ रहा है प्रोफाइल? यहाँ पे हम देखें इस तरीके से, ये देखें ना, यहाँ का पहले हमारा क्या था? इतना एरिया था, लेंथ था, लेकिन अब क्या हो गया है? थोड़ा कम हो गया, यानी ये कंप्रेस हो रहा है। ये कैसा है? ये कंप्रेशन जोन होता है, ये सी जोन होता है। ठीक है, याद करने का क्या तरीका है यहाँ पे मैं भी बताता हूँ। ये कंप्रेशन जोन हो गया, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे का जो जोन होता है वो कौन सा जोन होता है? टेंशन जोन होता है, यानी तनन होता है। कंक्रीट फेल कहाँ से हो रही थी? तनन में, यानी यहाँ से फेल हो रही थी, यहाँ से फेल हो रही थी, यानी न्यूट्रल एक्सिस के नीचे से फेल हो जाती, कोलैप्स हो जाती। तो हमने क्या किया कि हमने इस फेल को कम करने के लिए, मतलब इसको कम आउट करने के लिए हमने क्या किया? रेनफोर्स्ड को इसमें डाला। ठीक है, कहाँ पे डाला? कंक्रीट में टेंशन की साइड डाला, ताकि इसमें क्या है कि हमारा फेलियर ना हो। जैसे अगर इसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे देखें अगर, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। हमने ये क्या है था? न्यूट्रल एक्सिस था, ये क्या है? न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर कंप्रेशन है, अब नीचे क्या है हमारा? नीचे टेंशन यानी तनाव आ रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे ड्रॉबैक कंक्रीट में आ रही थी। अब हमने क्या किया? छड़े डाल दिए हम। ये क्या है? छड़ है। ये क्या है? स्टील बार है। अब कमी, यानी कंप्रेशन में कंक्रीट अच्छा ही था, अब किस में हो गया? स्टील भी डल गई, तो कंप्रेशन टेंशन दोनों में अच्छा हो गया। अब आप लोगों का ये सवाल होगा, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि सर हम कंक्रीट में ये जो स्टील है इसको यूज़ क्यों करते हैं? हम ब्रास है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इसको यूज़ क्यों नहीं करते हैं? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे हम देखते हैं फिर कि जब हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, यानी इसको हम थर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि ऊष्मीय प्रसार गुणांक, 1 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
अगर उसमें प्रसार गुणांक की बात करें बच्चों, तो हमारा ये कंक्रीट के लिए इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? अल्फा से करते हैं। अल्फा जो होता है बच्चे, अल्फा वो हमारी कंक्रीट के लिए क्या होती है? कंक्रीट के लिए वो होती है 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चे, यानी जो हमारा अल्फा है यानी थर्मल एक्सपेंशन। बच्चे थर्मल एक्सपेंशन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, प्रसार। प्रसार कब आता है? जब टेम्परेचर में वेरिएशन यानी चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे गर्मी के दिन में क्या होता है? एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। फिर ठंडी में क्या होगा? वहां पे एक्सपेंशन न देख के कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की चेंजेस हमें देखने को मिल जाते हैं बच्चे। तो हमने अल्फा देखा कंक्रीट का, वो कितना है? 11 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने किसका देखा? स्टील का। फिर हमने किसका देखा बच्चे? स्टील का। तो स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या था? 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। यानी बच्चे देख रहे हो कि लगभग लगभग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील का और कंक्रीट का क्या है? सेम है। बाकी हमारे मटेरियल का सेम नहीं होता है। इसीलिए बच्चे हम हमेशा स्टील और कंक्रीट को ही कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, यानी दोनों का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहें कि कॉपर का, अब देख सकते हो बच्चों कि जो हमारा कॉपर का उसमें प्रसार गुणांक है वो कितना होता है? 19 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हो ना कितना ज़्यादा है? कंक्रीट का 11 है, इसका 19 है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद एल्यूमिनियम की बात करें। ठीक है, एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो 23 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देख रहे हैं बच्चे, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो ऊष्मीय थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार गुणांक हमारी कंक्रीट की और स्टील की है, ये क्या है? लगभग सेम है। ये दोनों क्या है? लगभग सेम है, इसीलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे कि हमारा एल्युमिनियम 23 इंटू 10⁻⁻6, यानी सबसे बेटा अगर बात करें हम यहाँ पे तो कंक्रीट और स्टील ये दोनों कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल आपस में उसमें प्रसार गुणांक क्या है? सेम है। ठीक है, इसीलिए हम कंक्रीट के साथ स्टील को यूज करते हैं, न कि हम कॉपर या एल्युमिनियम को यूज करते हैं। ठीक है बच्चे, तो हमने इसके बारे में देखा। अब हम अगर बात करें यहाँ पे, अगर कि हमने ये देख लिया कि हमारा स्टील और कॉपर और एल्युमिनियम को हम यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, एक नोट करके यहाँ पे लिखें, यहाँ पे नोट करके लिखें कि कोई मटेरियल जो तनन को कैरी कर सके, कोई भी मटेरियल जो तनन को कैरी कर सके उसे रेनफोर्स्ड कहते हैं। ठीक है बच्चे, हमने ये कहा कि कोई भी मटेरियल, यानी इसको हम कहें एनी मटेरियल that can carry tension is known as, ठीक है, known as reinforced। ठीक है बच्चे, यानी
कोई भी मटेरियल जो क्या कर रही है, अगर टेंशन को क्या कर रही है, अगर सह रही है, कैरी कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रेनफोर्स्ड कहेंगे। ठीक है। अब इसका उदाहरण अगर हम बात करें, यानी एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, फिर फाइबर, प्लास्टिक, फाइबर, ईटीसी। ये सारे बच्चे क्या हैं, ये हमारे जितने भी आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे रेनफोर्स्ड में है, ये रेनफोर्स्ड हैं। ठीक है ना। रेनफोर्स्ड का मतलब ऐसा मटेरियल जो तनन को सह सके, उसको हम रेनफोर्स्ड यानी रेनफोर्स्ड हम उसको कहेंगे। स्टील भी रेनफोर्स्ड है, एल्युमिनियम भी, कॉपर भी, प्लास्टिक भी, फाइबर भी, एसटीसी। ठीक है। इसके बाद स्टील को हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, हम स्टील को क्यों यूज करते हैं, ये तो यहां से पता चल गया कि क्या है, इनका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो क्या है बच्चे, हमने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है, सेम होता है। ठीक है। इसके सिवाय अगर हम बेटा यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे देखा, अब अगर हम बात करें जैसे स्टील, ठीक है, स्टील इज मोस्ट सुटेबल, क्यों सुटेबल है, बिकॉज ऑफ दीज रीजन। ठीक है। यानी स्टील क्यों सुटेबल है, इनके रीजन की वजह से। कौन सा रीजन है बच्चे, जैसे हमने यहां पे देखा, हमने देखा कि क्या है ये, इसकी जो लाइफ होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो पहला अगर लिखे हम कि लाइफ, द लाइफ ऑफ स्टील इज वेरी लॉन्ग। ठीक है। यानी बहुत लंबे टाइम तक ये क्या होता है, चलता है। ठीक है। दूसरा चीज, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील आर वेरी हाई। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। थर्ड वन की अगर हम बात करें, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है, अभी हमने बता दिया है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमने अभी बताया था, सिग्मा से इसको दिखाते हैं, ये कितना होता है, ये लगभग बराबर होता है। ठीक है। लगभग बराबर होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सिग्मा जो एसटी है यानी स्टील का, और सिग्मा कंक्रीट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। स्टील के लिए कितना अभी हमने बताया था, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कंक्रीट के लिए हमने बताया था 11 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, जेई वगैरह में। ठीक है। तो हमने ये देखा, यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा क्या है, स्टील का, ये एसटी मतलब स्टील, और सी फॉर कंक्रीट। ठीक है। ये हमारा क्या है, स्टील है, और ये क्या है, कंक्रीट है। ठीक है। तो ये हमने देखा। और चौथा रीजन क्या हो सकता है हमारा यूज करने का, एक चीज और भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि टेंशन क्या होता है, यानी स्टील, यहाँ पे अगर हम बात करें, स्टील इज अ हाईली डक्टाइल
डक्टाइल स्टील इज अ हाईली, ठीक है, डक्टाइल सब्सटेंस है यानी पदार्थ है। ये क्या है? सब्सटेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे पदार्थ है, ठीक है। ये कैसा है? डक्टाइल हमारा सब्सटेंस है, यानी फेलियर होने से पहले क्या करेगा? इलोंगेशन होगा, वार्निंग देगा ये, ठीक है। और पांचवा अगर हम बात करें कि ये क्या होता है? सब जगह मिल जाता है और सस्ता होता है। इट, हम लिखेंगे इट कम्स चीपर, चीपर का मतलब सस्ता, ठीक है। इट कम्स चीपर देन अदर, अन्य मटेरियल की तुलना में क्या है? अदर मटेरियल्स, यानी अन्य मटेरियल की तुलना में ये क्या होता है? सस्ता होता है। और इजली क्या होता है? छठवां, इजली अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है। मार्केट में क्या होता है? आसानी से मिल जाता है, ठीक है। मार्केट में ये आसानी से क्या होता है? मिल जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या रहे? बेसिक रीज़न रहे कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर आगे बात क्या करने वाले हैं? टाइप ऑफ, यानी हम यहाँ पे स्टील के टाइप के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे कितने टाइप की स्टील को पढ़ने वाले हैं? जैसे पहला हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, टाइप ऑफ स्टील में हम सबसे पहले माइल्ड स्टील पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। फिर हम HYSD बार स्टील के में पढ़ेंगे। फिर हम TMT बार के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और इसको हम अगले लेक्चर में डील करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा यहाँ से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अभी तक आप लोग डेफिनेटली एंजॉय किए होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को एंजॉय कर रहे होंगे। और हम आरसीसी को नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ स्टील, यानी हम स्टील के प्रकार के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम बहुत जल्द अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसे रिवीजन करते रहें और नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये नोट्स आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल होगा और ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है, ठीक है बच्चे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।